Hello student, myself Hetal Goswami from Ma Asapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 9 subject Hindi and our topic is chapter number 3 क्या निराश हुआ जाए। इसके बारे में मैंने आपको आगे के वीडियो में थोड़ा सा पढ़ाया था। क्या जानकारी दी थी मैंने आपको कि इस टॉपिक के इस चैप्टर के क्या निराश हुआ जाए। इस चैप्टर के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका जन्म है वह 1904 में और उनका निधन है वह 1998 में हुआ। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि हजारी प्रसाद जी का पूरा नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी था। उनका जन्म मध्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुबेका छपरा गांव में हुआ था। उनकी परंपरा के अनुसार वह संस्कृत के गुरु थे। उनके कारण उन्होंने बहुत सारी जो नाट्यांश है, उपन्यास है, निबंध कला है वह सब उन्होंने लिखा। इस चैप्टर में हम देखें तो उन्होंने ऐसे देखें तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, बुद्धदेवी, चारों चंद्रलेख यह सभी उनकी कथाएं हैं। इनके अलावा यह जो हमारा चैप्टर है वह निबंध का एक प्रकार है, जिसमें हमने पहले पेज में देखा था कि आज का वातावरण कैसा है। यहाँ पे उन्होंने एक निबंध लिखा है जिसमें वह हमारा जो यह वातावरण है आज पास का वो कैसा है। तो चारों ओर चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार जैसी अलौकिक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का जीवन दोषपूर्ण दिखाई देता है। कोई कुछ भी करता है लोग उसमें दोष खोजने लगते ही हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है, परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसा हमने पढ़ा था। क्यों, क्या बात कही है यहाँ पे? आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा क्या है कि चोरी डकैती जैसी जो कार्य हैं वे बढ़ रहे हैं और जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो सभी सत्य की दिशा की ओर जा रहे हैं, उनका तो कोई भी कुछ भी कार्य अच्छा होता ही नहीं है। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा है कि पुराने और नए का टकराव। यहाँ पे हम देखें तो जिस तरह से युग बदलता है, ईयर चेंजेस होते हैं, इसी तरह से आदर्श भी बदलते हैं। जिस तरह से हमारे पूर्वज होंगे उनकी परंपराएं अलग होंगी। आज के पीढ़ी के देखें तो हमारे भी कुछ अलग सपने हैं, तो हम भी हमारी तरह से हमारा कार्य है वह हम करेंगे। तो यहाँ पे पुराने और नए समय का टकराव होता है। क्यों? पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून आते हैं। उनसे अंतर तो होता ही है। क्यों कि आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया ही है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा होता ही है। कभी भी कोई भी चीज़ में अगर परिवर्तन हो तो उसके तालमेल मिलाने में हमें बहुत समय लग जाता है। इसी तरह से भारत का आदर्श, भारत में कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह का महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ अध्यात्म को भी महत्व दिया गया है। मनुष्य को लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन सब पर संयम रखने पर जोर दिया है। क्या बात की है यहाँ पे? मनुष्य है। यह पेज नंबर 7 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 8 क्या कहा है? भारत में अलग अलग ऐसे उद्योग हैं जैसे कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्र में क्या होता है? विकास होता है। उसी विकास में जिन लोगों का उन्हें विकास की जिम्मेदारी दी गई है वही उनका कार्य है वह अच्छी तरह से करते नहीं है। यहाँ पे हजारी प्रसाद ने क्या कहा है? भारतवर्ष की जो हालत है उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। फिर वो क्या है? मनुष्य है, उनमें तो अलग अलग के प्रकार के हार्मोन्स आते ही रहते हैं। कभी वो गुस्सा हो जाता है, कभी वो खुश हो जाता है। इसी तरह से ही उन्होंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 8 में। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्थाओं को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए।
जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में अधिक उन्नत और सुचारू बनाने का लक्ष्य को प्रेरित करती है। परंतु जिन लोगों की इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही इस लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों का चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर उन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति है, विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूली गई और आदर्शों का मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दफियानुशी मान लिया गया। परिणाम जो हुआ वो होना ही था, यह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों भी अधिक स्पष्ट रूप से महत्व और उपयोगी दिखाई देने लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बात की है कि भारत की जो भूमि है, वो जमीन है, वो किस तरह से है, तो कृषि, उद्योग और वाणिज्य, शिक्षा उन तरफ जाती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कैसे हैं कि अपना काम निकालने के लिए, अपना लोभ, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उन सबका मार्ग में आड़े आते हैं। इसके कारण भारतवर्ष का विकास है वह थोड़ा सा मंद हो गया। आगे देखें, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने से संकोच नहीं करते। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, पुराने आदर्श नष्ट होने लगे हैं। क्यों? जो मानवीयों के, जो हमारे पूर्वजों के जो आदर्श थे कि अच्छी राह पे चलना, सच्ची राह पे चलना, उसका तो नामो निशान ही नहीं रहा। जो भी कार्य ऐसे हैं, कोई भी अगर कार्य हो, पर उसमें सबसे पहले त्रुटि ही आ जाती है। क्यों? किसी के लोभ के कारण, किसी को ऐसा होता है इससे मैं ज्यादा कमा लूं, इसकी यहाँ पे बात की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, लेकिन समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। यहाँ पे धर्म और कानून को दो अलग अलग फैकल्टी में दिया गया है। क्यों? कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को मानते हैं, पर ज्यादातर लोग कैसे हैं? धर्म की राह पे चलने वाले लोग हैं। कानून को तो हम झूठे सबूत दिखाकर भी देख सकते हैं, पर धर्म की राह पर चलने वाले यहाँ पे ज्यादा मिल जाते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। ये दब अवश्य है, ये दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी यह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अब यहाँ पे क्या बात की कि यह बात से प्रमाण होता है, कौन सी बात से, कि भारतवर्ष में भीतर भीतर सबसे ज्यादा धर्म और कानून है, वह बड़ी चीज है। धर्म है, उसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इसमें सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आ गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उससे रस लिया गया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना को बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है।
अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि दोषों का यहाँ पे पर्दाफाश होता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया कि बुराई के जो बुराई है उनके कार्य सबसे ज्यादा है। अगर वाणिज्य व्यवस्था, रुई की जो खेती बाड़ी है, उन सभी में भी क्या आ जाता है, सबसे पहले भ्रष्टाचार को सबसे पहले आगेवान किया गया है। क्यों? इसके कारण भारत है वह अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से कर पाता नहीं है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू इन दिनों के सेकंड क्लास में डिब्बे पर हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग हैं वह अच्छी दिशा में जाते हैं और कुछ लोग बुरी दिशा में। इनमें से लेखक है वो क्या करते हैं, अपना एक अनुभव बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बार वह रेलवे स्टेशन जा रहे थे और वहाँ पे टिकट था 10 रुपए का। अब 10 रुपए का उन्होंने टिकट लिया और 100 रुपए की नोट है वह टिकट बाबू को दी। अब गलती से बहुत ही हड़बड़ी में जो लेखक है वो निकल जाते हैं और जो 90 रुपए हैं वह किनके पास रह जाते हैं, टिकट बाबू के पास। कुछ दिनों के बाद वही टिकट बाबू उन्हें ट्रेन के अंदर मिल जाते हैं और वह अपना जो 90 रुपए हैं वह किसे को सौंपते हैं, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी को सौंपते हैं और उनके चेहरे पर कुछ ऐसा ही संतोष दिखाई दे सकता था। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो रही है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं के अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मिनट पहले ही निजी सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपरी गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि इसमें हमें धोखा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बार बस है वह यात्रा पे जा रही थी, उनमें उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान सड़क पे बस से वह रुक जाती है। फिर क्या होता है, रात के कुछ 10 बजे थे। उसी दौरान बस के यात्री हैं वह सभी घबरा जाते हैं। कंडक्टर ऊपरी है वह साइकिल लेकर भाग जाता है। इसके कारण लोग समझ जाते हैं कि हमें धोखा दिया गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 9। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पारी पारी चिल्ला रहे थे। पारी का कहीं ठिकाना ही न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब वो लेखक है वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निकले थे और बच्चे उनके पानी रहा कर रहे थे। पर यहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं था और लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कुछ ही दिनों पहले इसी जगह पे जो बस है उनको लूटा गया था। डियर स्टूडेंट, अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे कवि हैं उन्होंने भारतवर्ष की हालत किस तरह से बताई है। थैंक यू वेरी मच। आप इसे घर पे रिवाइंड करते रहिए। टेक केयर।